साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया और जो जितने भी सियासतदान हैं आवाम से वादे कर रहे हैं, क्या ये वादे पूरे कर पाएंगे? देखिए, आज अभी चंद घंटों के बाद इंतखाबी मुहिम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आखिरी जलसा जो है बड़ा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। इसके बाद मुझे नहीं पता कि और कोई जमात अपना जलसा करती है नहीं। 12 बजे के बाद सियासी बयानात पे और जलसों पे और हर चीज़ पे पाबंदी। और कल का जो तमाम रोज़ है, कल किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। और फिर उसके बाद 8 तारीख, और 8 तारीख को इंतखाबात। और इन इंतखाबात पे अब मुख्तलिफ तज्ज़िया कार, मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो इस पे अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन अहम बात यह है कि जो हुकूमत साजी के लिए 100 से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए। मेरा अपना एक जो यानी मेरी ख्वाहिश भी है कि जो भी जमात 100 से ज़्यादा सीटें ले, 105, 110, 100 और से ज़्यादा, तो एक मुस्तहकम हुकूमत बनेगी। और वरना यह है कि वो फिर बाकी जमातों के साथ एक बहुत बहुत बड़ी काबीना और बहुत सारे मामलात होंगे जो उलझे रहेंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेरी जितनी तहरीक इंसाफ के लोगों सब तक बात हो सकता है, कोई राब्ते ऐसे हों, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा कि आज़ाद अरकान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएं, जो कि तहरीक इंसाफ के हैं। और ये भी अब एक सवाल है इसमें, क्योंकि उनका एक जो है वो आप समझ लें कि वोट बैंक तो है, लेकिन वो वोट बैंक जो है वो क्या पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचता, मतलब एक सपोर्ट जिसे कहते हैं ना, सपोर्ट बेस के बहुत से लोग, आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ का खान साहब को वोट डालेंगे, लेकिन क्या वो मेटीरियलाइज हो पाता है? यानी कि जो पोलिंग बूथ हैं उसमें वो जाके वोट डालते हैं उस दिन, या उनके अरेंजमेंट्स होते हैं वो खुद जाते हैं, ये देखना है। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनकी जो है वो पोजीशन, उनके रहनुमा पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और वो ये अब उनका एस्टिमेट ये है कि हम 100 से ज़्यादा सीट्स ले लेंगे। आज पहली दफ़ा ये हुआ है कि वो पिछले 24 घंटों में, वो 24-48 घंटों में वो काफ़ी मुतमईन है, जो पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे। मेरे ख्याल से उसकी वजह शायद ये थी कि नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आए थे जलसों में इस तरह से, वो आखिरी दिनों के उन्होंने कैंपेन रखी हुई थी। और वो ये कह रहे हैं कि अब पहले हम थोड़ा सा ये समझ रहे थे, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के सर्कल से कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं शायद वो पंजाब में हमें बड़ा नुकसान को पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि हम उनको, बिलावल को सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में या लाहौर में आने दें। ये मुस्लिम लीग नवाज़ का कहना है। और इसीलिए फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ देर पहले कहा कि मेरी सीट अगर चुराने की कोशिश हुई तो फिर मैं तरीका जानता हूँ कि किस तरह से जो है वो, उन्होंने एक बड़ी इस हवाले से बात भी की है। तो अब ये है कि ये और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो कहाँ जाएगा, किस तरफ करेगा। और फिर ये कि जो बाकी जमातें हैं जिनको हम इस पूरे सिनेरियो में हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वो भी अपनी अहमियत के बहुत हामिल हैं। MQM कराची में कितनी सीटें लेती है, जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस क्या होती है, तहरीक लब्बैक के बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, तो ये जो है अचकज़ई साहब की जमात, तो ये सारे जो एक एक वोट, एक एक सीट जो है यहाँ पर बड़ी अहम है हुकूमत साजी के लिए। और देखना ये है कि बस एक स्टेबिलिटी आए और एक ऐसी हुकूमत बने जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टियाँ ना हों, जैसे पहले हो गया था कि जी 90 के करीब लोग। शहबाज शरीफ साहब इजी नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब से दरमियान में एक आध दफ़ा बात हुई तो वो इस बहुत बड़ी काबीना से इजी नहीं थे, ये जो PDM की हुकूमत थी। लेकिन ये था कि सारे लोग उस वक्त, कोई एक शख्स भी अपनी वजारत छोड़ने को तैयार नहीं था या मुशावरत छोड़ने को तैयार नहीं था। तो ये बड़ी, अगर इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं तो उनका ये एक अजाब, एक मुसीबत होती है। अच्छा, इससे पहले कि, और ये इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि परसों का दिन जो है ना, बहुत उस वक्त तक बहुत कुछ और सामने आ चुका होगा, ये खत्ते और दुनिया के हवाले से बहुत बड़ी कुछ हमारे पास खबरें होंगी परसों तक, और वो ज़्यादा अहम खबरें हैं। लेकिन उन तक जाने से पहले हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं शाह चार्ल्स के लिए, जो कि बरतानिया के बादशाह हैं।
और शाह चार्ल्स जो हैं उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। 75 साल उनकी उम्र है और 17 महीने पहले वो मलका एलिज़ाबेथ जो हैं दोयम के की वफ़ात के बाद वो इस ओहदे पे आए थे। पिछले महीने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था और हॉस्पिटल में उनको उनके प्रोस्टेट का मामला जो है वो का इलाज हो रहा था। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन अब ये ऐलान हुआ है कि उनको कैंसर है। और लेकिन उनको ये भी साथ बात की जा रही है कि प्रोस्टेटिक कैंसर नहीं है। तो अब कहीं और कैंसर था और उसके मेटास्टेसिस जो है या तो फैल के प्रोस्टेट में था या क्या है वो इश्यूज़, बहरहाल वो भी डिटेल सामने नहीं है। लेकिन जो अब वहाँ पर जो इस वक्त 11 शख्सियात हैं, अगर हम उनकी रॉयल फैमिली को देखें, वैसे तो हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं उनके साथ कि अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, लेकिन यह है कि वहाँ पर जो 11 शाही ख़ानदान में लोग उसके बाद यानी जो रॉयल फैमिली ट्री में मौजूद हैं इस वक्त, उन 11 में से जो आधे हैं वो तो 70 साल की उम्र से ज़्यादा हैं ठीक है। और जो विलियम हैं वो वली अहद हैं, जो उनके एक साहबजादे हैं। और फिर उसके बाद यानी जो मलका की बहन वो 17वें नंबर पे हैं, शहज़ादी ऐन जो हैं वो 17वें नंबर पे हैं, 17th। और इसी तरह से बाकी जो शख्सियात हैं, ये हम नंबर्स इनके नज़र आ रहे हैं, विलियम के बाद जो है वो, फिर उसके बाद जो हैरी हैं वो भी बहुत देर से आते हैं। अच्छा, जो मलका है वो तो इसमें नहीं है, वो शाही वो यानी इसमें वली जो आगे अगर अच्छा, जो मलका एलिज़ाबेथ की बहन है शहज़ादी ऐन, वो 17वें नंबर पे है। मतलब 16 लोग ऊपर से रुखसत हो जाएं तो फिर उनका नंबर आता है कहीं मलका बनने का, तो वो तो बिल्कुल ही बहुत पीछे हैं वो। लेकिन यह है कि बहरहाल ये उनके रॉयल फैमिली का ट्री है और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इस दौरान जो है वो ज़ाहिर वली अहद संभालेंगे जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, और जो क्वीन कैमिला हैं वो संभालेंगी। हमारी नेक ख्वाहिशात प्रिंस चार्ल्स के लिए। अच्छा, बाकी जो बड़े वाक़यात हैं, बड़े संगीन वाक़यात हैं, वो ये हैं कि मैंने ये बात हम बार बार कहते रहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो सारी गज़ा, यूक्रेन, और यूक्रेन से ज़्यादा गज़ा से ओरिजिनेट हो रही है। तो सेक्रेटरी ब्लिंकन रात को पहुंच गए थे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया पहुंचे और उसके बाद उनकी मुलाकात जो है वो रात को ही जो है वो सऊदी वली अहद और उनके वज़ीर, सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से हुई। ये जो मुलाकात है ये तकरीबन 2 घंटे जारी रही, और इस मुलाकात के बाद रात को ही मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद जो है वो जो एलामिया सामने आया स्टेट डिपार्टमेंट का, यूएस जो फर्स्ट लाइट है, उसमें वो ये बात हो रही है कि जी इसमें इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ज़ाहिर है कि गज़ा के हवाले से बात की। वहाँ पर जो है वो लास्टिंग पीस और सिक्योरिटी फॉर इसराइलीज़ एंड पैलेस्टीनियंस अलाइक उन्होंने डिस्कशन किया, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स गज़ा, फ्यूचर स्प्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोकना है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये सारी उनकी बात जो है वो उनकी हुई, और ये उसके बाद एलामिया जारी हुआ कि ज़्यादा रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और एक और उसके बाद ये कि सिसेशन ऑफ हुती अटैक्स होने को कम करना चाहिए रेड सी में, और ये यमन पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बड़ी एक तरह से रवायती सी, इसमें कोई ख़ास बात ऐसी नहीं जो हमें अभी तक ना पता हो। लेकिन जब ये वापस होटल आए तो बयान हो रहा है कि ये 2 घंटे की मुलाकात के बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन जब होटल वापस आए तो वहाँ मीडिया मौजूद था। तो मीडिया ने बहुत कोशिश की कि कोई एक सवाल इनसे करें, लेकिन जो इनके साथ ट्रैवल कर रहा है मीडिया, उससे भी इन्होंने बात नहीं की। और ये उसके बाद जो है वो अलग सुबह ये रियाद से रवाना हो गए मिस्र के लिए, और मिस्र के लिए रवाना हो गए। और मिस्र जो है वो ये पहुँचे, और कुछ देर पहले ये इनकी एक तफसीली मुलाकात हुई मिस्र के सदर, अभी तक एलामिया वहाँ से जारी नहीं हुआ, लेकिन मिस्र में इनकी मुलाकात, तवील मुलाकात हुई अब्दुल फताह सिसी जो उनके सदर हैं,
उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद ये कतर रवाना हो गए हैं। तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं तो ये आज रात को ही कतर में अपनी मुलाकात ख़त्म करके फिर बहुत लेट नाइट आज ही इसराइल के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये तो बहुत तेज़ी के साथ दौरे हो रहे हैं, तो अभी तक जो इतलात हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि शायद ये दौरा तवील हो जाए थोड़ा सा, यानी और अभी भी मैं मुमकिन है कि इसमें कुछ ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हों कि उनको उर्दन जाना पड़े, जैसे पहले भी हुआ था कि और कई स्टॉप्स आ जाते हैं दरमियान में और दारुल हुकूमतों में जाना पड़े, मिलना पड़े लोगों से। लेकिन अभी तक ये बताया गया कि वो 48 घंटे से ज़्यादा अपना क़याम तवील करना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर तो तेज़ी के साथ वो सऊदी अरेबिया से इजिप्ट, इजिप्ट से कतर, कतर से रात को ही इसराइल और कल जो है वो तल अवीव से रवाना हो जाएंगे। तो ये तो बहुत तेज़ी के साथ उनका हुआ जो है वो, और वो या हो सकता है एक दिन वो इसराइल में क़याम करें, क्योंकि मगरबी किनारे भी जाना है उन्होंने, तो ये मुमकिन है कि वो एक दिन का उनका क़याम थोड़ा सा इसराइल का जो है वो तवील हो जाए। इसराइल के बाद मगरबी किनारा भी ऐड है। और इसमें जो है वो जो अहम बात है वो ये है कि जो एक और दरमियान में वाक़या हुआ जो कि बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है, और वो ये है कि यमन के वज़ीर आज़म को उनकी जो सदारती एक काउंसिल है, उनकी काउंसिल है जो कि अहम फ़ैसले करती है, यमन की सदारती काउंसिल ने वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया यमन के। अच्छा, यमन के जो वज़ीर आज़म मुइन अब्दुल मालिक सईद, ये 2018 से अपने ओहदे पे मौजूद हैं, और इनको जो है वो अपने ओहदे से हटा दिया गया, और ये जो है ये एक वो हुकूमत जो कि सना में मौजूद है, और जिसको जो आप ये समझें कि उसको अक़वाम मुत्तहिदा जिस हुकूमत को तस्लीम करता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और जिसके अंडर ही फिर ये पीस एग्रीमेंट्स और ये सारे मामला जो हैं ये तय पा रहे हैं, उनको हटा दिया गया। अच्छा, उनकी जगह जो है वो फिर अहमद अव्वाद बिन मुबारक जो हैं उनको, जो कि वज़ीर ख़ारजा। अच्छा, अहमद अव्वाद बिन मुबारक को वज़ीर आज़म यमन का मुकर्रर कर दिया गया फ़ौरी तौर पे, और ये वज़ीर ख़ारजा थे। वज़ीर ख़ारजा से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो हैं ये सफ़ीर भी रहे, अमेरिका में भी रहे कुछ अर्सा सफ़ीर यमन के, और इनको 2015 में हूतीज़ ने अगवा कर लिया था, और हूतीज़ ने इनको अगवा कर लिया था। ये मैं 6 स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की 17 अक्टूबर 2015। हूतीज़ रेबल्स एब्डक्ट एड टू यमन प्रेसिडेंट। ये उस वक्त जो प्रेसिडेंट हादी थे ये उनके करीब थे, ये ज़हन में रखें। और ये अब्दुल्ला साले नहीं, ये हादी जो अबू मंसूर हादी हैं उनके ये करीब थे, और इनको हूतीज़ उठा के ले गए, और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा जो जंग तल्ख हुई ना, यानी एकदम से एब्रप्ट खाना जंगी स्टार्ट हुई, तो उसका एक फ्लैश पॉइंट ये था कि इनको अगवा कर लिया था हूतीज़ ने। तो इनको बहरहाल, अच्छा, इनके बारे में तासुर ये है कि ये जो हैं ये हूतीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हूतीज़ ने इनको अगवा कर लिया था। लेकिन यमन पे जो लोग बात करते हैं उनमें से अक्सरियत कहती है कि नहीं, इनका हूतीज़ के साथ मामला अब ठीक है, ठीक है ना, इनके हूतीज़ के साथ मामला ठीक हैं, और इसीलिए पिछले दिनों इन्होंने बड़ी शदीद मज़म्मत की थी जब अमेरिका ने स्ट्राइक की थी यमन पे, और उसके नतीजे में ये हूतीज़ ने जो हमला किया था उसके जवाब में, तो वो इसको इसके अब इस पर कई तज़्ज़िये आ रहे हैं कि अचानक यमन के वज़ीर आज़म को क्यों हटा दिया। भाई 2018 से वो मौजूद थे और 2024 में उनको हटा दिया गया, तो क्या इसके नतीजे में कोई अमन माहिदा यमन का जो था, जो कि तकरीबन वो अब अपनी जगह मौजूद है। ये अलग बात है कि उस पर कोई सिग्नेचर साइन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करवाया, जिसमें सऊदी अरेबिया का रोल, जिसमें चाइना का रोल, जिसमें यूएई का रोल, बड़ी मुश्किलों से अमन का माहिदा हुआ, तो क्या इनके हटाए जाने से यमन के अंदरूनी मामलात पे कोई असर पड़ेगा? तो काफ़ी लोगों से बात हुई, मुख्तलिफ आरा थी लोगों की, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जो थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि इससे यमन की जो मौजूदा डायनामिक्स हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ना यमन के अंदर दोबारा जो है वो खाना जंगी शुरू होगी। और सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ईरान, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं, इन सारे ममालिक ने ये, और ख़ुद यमन के जो लोग हैं वो इस वक्त किसी भी सूरत में दोबारा वज़ीर आज़म के हटाए जाने के बाद किसी खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे।